नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बायोलॉजी पार्ट नंबर 5 बाय जायसवाल सर। इस पार्ट में हम आपके टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसके पहले पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है, तो पार्ट 4 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ इस टॉप 20 क्वेश्चन में सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। इसके साथ साथ क्लास के बाद आपके जल्द ही आपके मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी आने वाले हैं, तो क्लास से जुड़े रहिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। क्योंकि अगर बायोलॉजी में 100 प्रश्न, अगर 120 में से 100 प्लस का स्कोर करना है, तो सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। आने वाले प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि कवकों में संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन, ईस्ट में, सेलुलोज में, या ये सभी में होता है? सभी कमेंट कीजिए। प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकंड को आपको समय दिया जाएगा, टाइम रहेगा। तो कवकों में जो संचित भोजन होता है वही आपके हम बात करेंगे ग्लाइकोजन की। जी हाँ, कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा तेल के रूप में पाया जाता है। किसके? ग्लाइकोजन और तेल के रूप में पाया जाता है। अगला है असूत्री विभाजन किस में होता है? एमिटोसिस की बात करेंगे। किस में होता है? जीवाणुओं में, स्टार्च में, कारा में, या इन सभी में होता है? तो जो असूत्री विभाजन होता है तो किस में होता है? तो हम बात करेंगे जीवाणुओं में भी होता है, स्टार्च में भी होता है और कारा में भी होता है। अर्थात इन सभी, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि पुत्र का रुधिर वर्ग वो उसके पिता का रुधिर वर्ग भी है, तो पिता का जीन आपका प्रारूप कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं वी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का जीन का प्रारूप जो होता है वह आई बी होता है, अथवा आई बी हो सकता है। जबकि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति का जीन जो प्रारूप होता है, ओ वाले का क्या होता है? आई ओ। तो आई बी जीन प्रारूप वाले व्यक्ति किसी भी दशा में ओ रुधिर वर्ग वाली संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। किंतु यदि व्यक्ति का जीन प्रारूप आई बी हो तो उसकी संतान का रुधिर वर्ग ओ हो सकता है। इसलिए हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। डायग्राम अगर बनाने पूछे तो डायग्राम भी मैं बना सकता हूं, बट थोड़ा डायग्राम बनाना थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भ्रूण में समान संरचनाओं का निर्माण दर्शाता है। बायोजेनेटिक नियम की बात करेंगे, अनुकूली विकिरण की बात करेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन की बात करेंगे, उत्परिवर्तन की बात करेंगे, प्रकृतिवरण की बात करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे। तो भ्रूण में समान संरचनाओं का निर्माण जो दर्शाता है वह क्या दर्शाता है? बायोजेनेटिक नियम। इसके अनुसार विकासीय क्रम में उच्च जातियां जैसे मनुष्य, इसके भ्रूण की प्रारंभिक अवस्थाएं पूर्व जो जातियां होती हैं जैसे मछली के भ्रूण में समानता प्रदर्शित करती है, और यह नियम केवल भ्रूणी विकास पर लागू होता है तथा वयस्क अवस्थाओं से संबंधित ये आपका नहीं है। इसलिए हम बात करेंगे बायोजेनिक लॉ की बात करेंगे, बायोजेनेटिक लॉ नियम। साइटोकाइनिन सहायक होता है कोशिका विभाजन में, कोशिका के दीर्घीकरण में, शीर्ष प्रभाविता में या उपरोक्त सभी में होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं साइटोकाइनिन जो सहायक होता है वह किस में सहायक होता है? सभी कमेंट कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं आपके कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जी हाँ, साइटोकाइनिन द्वारा कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है? तीव्र हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं की पुनरुद्भवन क्षमता के लिए जाना जाता है? जी हाँ, स्वयं की पुनरुद्भवन क्षमता। हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया या अरेलिया की बात करेंगे।
तो जो स्वयं की पुनरुद्ध भवन जो क्षमता के लिए जाना जाता है वह हमारा कहलाता है हाइड्रा। हाइड्रा अपनी पुनरुद्ध भवन क्षमता के लिए जाना जाता है। इस जंतु में पुनरुद्ध भवन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ट्रेम्बले ने। सर्वप्रथम किसने की थी? आपके ट्रेम्बले ने की थी। कब किया था? 1744 में की थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सिग्नेट वलय की अवस्था में पाई जाती है प्लाज्मोडियम में, पैरामीशियम में, एंट अमीबा में या अमीबा की बात करेंगे। तो सिग्नेट वलय की अवस्था जिसमें पाई जाती है वह अवस्था हमारी कहलाती है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की सिग्नेट वलय अवस्था में ट्रोफोजाइट के केंद्रक में एक असंकुचनशील धानी उत्पन्न होती है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम की सिग्नेट वलय की अवस्था में ट्रोफोजाइट के केंद्र में एक असंकुचनशील धानी उत्पन्न होती है। तो सिग्नेट वलय की अवस्था प्लाज्मोडियम की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्डेटा का एक अभिलक्षण है? त्रिस्तरीय शरीर, अंधकोश प्रकार की शरीर योजना, खोखली वृष्ट तंत्रिका रज्जु या नलिकाएं तथा स्पंज गुहा कसाभी कोशिकाओं द्वारा स्थित होती है। तो कौन सा कार्डेटा का एक अभिलक्षण है? जी हाँ, कार्डेटा का अभिलक्षण पूछा जा रहा है तो कहलाता है खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु की बात करेंगे। कार्डेटा जो होता है यूसिलोमेट त्रिस्तरीय जंतुओं का एक संघ है जिसमें जंतु जीवन की किसी न किसी अवस्था में खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, पश्चगुद, पुच्छ ग्रसनी के ऊपर क्रोम विदर तथा पृष्ठ नोटोकार्ड करते हैं। और आप ये भी जानते हैं इस संघ में सभी आवासों में पाई जाने वाली लगभग आपकी 48,000 जातियां सम्मिलित हैं। तो हम बात करेंगे खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु की बात करें। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार प्रकाश संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है? आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल या कैरोटीनॉइड की बात करेंगे। तो क्लोरोफिल का निम्नलिखित में से वह प्रकार जो प्रकाश संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है वह हमारा कहलाता है क्लोरोफिल ए। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफिल ए की अगर बात करते हैं तो ये आपका C55 H72 O5 N4 Mg एक सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है जो सभी ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कपास के जंतु होते हैं तने से निकाले गए तंतु, बीज के बाह्य त्वचीय जंतु, फलों के बाह्य त्वचीय जंतु या जड़ों से निकाले गए तंतु की बात करेंगे। तो कपास के लिए जो तंतु होते हैं वह कौन सा तंतु होता है? वह होता है बीज के बाह्य त्वचीय तंतु की बात करेंगे। कपास के तंतु बीजों के बाह्य त्वचीय रोम होते हैं। ये रोम दो प्रकार के होते हैं, लंबे छोटे होते हैं। लंबे रोमों को लिंट कहते हैं, जबकि जो छोटे होते हैं छोटे रोम को क्या कहते हैं? फज कहलाते हैं। ठीक है, लंबे के लिए लिंट और छोटे के लिए फज। कपास के जंतु वस्त्र उस उद्योग के लिए आपके महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग भी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, केचुए के निम्नलिखित में से किन खंडों में क्लाइटेलम पाया जाता है? 10वें 20वें खंड में, 14वें 16वें खंड में, 12वें 18वें खंड में, 14वें से 15वें खंड में। देखिए, केचुए में जिन खंडों में क्लाइटेलम पाया जाता है वह कहलाता है 14वें से 16वें खंड की बात करेंगे। 14वें से 16वें खंडों का भाग ग्रंथिल ऊतक की एक संपुष्ट या सुस्पष्ट वृत्ताकार पट्टी द्वारा ढका रहता है जिसे क्या कहते हैं? क्लाइटेलम कहते हैं। यह अंडे का खोल या उथिका स्त्रावित करता है। क्लाइटेलम केचुए के शरीर को 3 भागों में विभाजित करता है। पहला होता है प्रीक्लाइटेलर, दूसरा क्लाइटेलर और तीसरा पोस्ट क्लाइटेलर भाग। तो ये 3 भागों की बात करेंगे और ये एक दूसरे से मिल जाते हैं केचुए के और एक मोटी पट्टी बनाते हैं जिसको क्लाइटेलम कहते हैं, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है लेप्टोटीन्थ अवस्था में,
जाइगोटीन अवस्था में, पैकेटीन प्रावस्था में या डाइकोनाइसिस में पाया जाता है। तो सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? वह आपके जाइगोटीन प्रावस्था में पाया जाता है। किसकी बात करेंगे? जाइगोटीन। देखिए दोस्तों, न्यूक्लियोप्रोटीन की अगर बात करते हैं, समृद्ध जो बहनी अर्धगुणसूत्र तथा समजात गुणसूत्रों के जुड़े रहने में यह क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहलाता है और यह सर्वप्रथम जाइगोटीन अवस्था में देखा गया था। किस अवस्था में? जाइगोटीन प्रावस्था में देखा गया था। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का अन्य नाम क्या है? क्रेनियल है, क्रेनियोस्ट्रैकल है, थोरेशुलंबर है या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप जानते हैं बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक शुरोपरि है, शुरमान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का जो अन्य नाम कहलाता है वह हमारा थोरेशुलंबर की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, थोरेशुलंबर। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है सभी वक्षीय तथा प्रथम 3 कटिमेरु तंत्रिकाओं के रेम्यू कम्युनिकेशन से उत्पन्न होता है। अतः इसे वक्षकटि तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्षकट तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। अगला है कैक्टस के सूल या स्पेनिस होते हैं रूपांतरित सल्क के, तना के, पत्तियों के या पर्णवृत्त की बात करते हैं। तो कैक्टस के जो सूल स्पेनिस होते हैं वह किसके रूपांतरित होते हैं? वह आपके पत्तियों, लीव्स के रूपांतरित होते हैं। जी हाँ, कैक्टाई सरस पादप होते हैं जो शुष्क वातावरण में उगते हैं तथा सूखे की लंबी अवधि में भी यह जीवित रह सकते हैं। तो हम किसके रूपांतरित? लीव्स की बात करेंगे, पत्तियों की बात करेंगे। दोस्तों, एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सेल्यूलोज या वसा की बात करेंगे। तो एंजाइम क्या होते हैं सभी लोग बताइए? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एंजाइम जो होते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया की दर में यह वृद्धि कर देते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन्स की बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कीट आर्थिक रूप से उपयोगी है? जी हाँ, ऐसा कीट का नाम बताइए जो आर्थिक रूप से उपयोगी हो। लेक्सीफरलैका, क्यूलेक्स, मस्का या ड्रैगन फ्लाई। तो कौन सा कीट जो है आर्थिक रूप से आपका उपयोगी है? और वह कीट आपका कहलाता है लेक्सीफरलैका की बात करेंगे। रेशम कीट, मधुमक्खियां तथा लाख कीट व्यापारिक या आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कीट है। लाख का कीट लेक्सीफरलैका एक चिपचिपा रेजिन के समान पदार्थ अर्थात लाख स्रावित करता है जिससे चमड़ा तथा लाल रंग का रंजक निर्मित होता है। तो हम बात करेंगे लेक्सीफरलैका की बात करेंगे, कीट की बात करेंगे। टाइफाइड रोग जो है उत्पन्न होता है सल्मोनेला टाइफी द्वारा, माइकोबैक्टीरियम द्वारा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा या ट्रेपिनीमा पैलिडम द्वारा होता है। तो टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है, जो टाइफाइड रोग होता है वह किससे उत्पन्न होता है? तो टाइफाइड जो रोग होता है वह सल्मोनेला टाइफी द्वारा उत्पन्न होता है। यह ग्राम ऋणात्मक छोटा बैसिलस जीवाणु होता है जो पेरीट्राइकस कसाबों के कारण चलनशील होता है। टाइफाइड विश्वव्यापी सामान्य रोग है जो संक्रमक या संक्रमित व्यक्ति के मल द्वारा दूषित भोजन तथा जल को ग्रहण करने से संचारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जड़ों से रोटिनोन प्राप्त होता है? जी हाँ, रोटिनोन की बात करेंगे। किसकी जड़ों से प्राप्त होता है? लुंकोकार्पस की बात करेंगे, सैकेरम, ड्राउवल्फिया की बात करेंगे, एट्रोपा की बात करेंगे। तो किसकी जड़ों से जो है आपका रोटिनोन प्राप्त होता है? वह जड़ें कौन सी है? और वह आपकी जड़ें कहलाती है लुंकोकार्पस की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, रोटिनोन एक गंध रहित रसायन होता है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशी, मत्स्यनाशी तथा पीडकनाशी के रूप में प्रयोग होता है। तो हम बात करेंगे लुंकोकार्पस की बात करेंगे।
अगला प्रश्न है, शशक में सेल्यूलोज का पाचन होता है, अन्ननाल में, कोलोन में, आंत में या उपरोक्त सभी में होता है। तो शशक में सेल्यूलोज का जो पाचन होता है वह किस में होता है? वह आपके अन्ननाल की बात करेंगे, पहला ऑप्शन की बात करेंगे। देखिए, शशक अर्थात रैबिट का प्राकृतिक आहार मुख्यतः पादप पदार्थों पर आधारित होता है, जिसका मुख्य संघटक सेल्यूलोज होता है। इसके बाद आपका इस क्लास का 20वां प्रश्न है इस पार्ट का, कवक मूल होता है, शैवालों एवं कवकों का संबंध, कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध, शैवालों एवं उच्च पादपों का संबंध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कवक मूल क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है, इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ साथ 20 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। मैं आपके साथ जायसवाल सर बाल विकास की 7 PM की लाइव क्लास के साथ मिलते हैं। तो 7 बजे शाम को बाल विकास की जो पेडागोजी की क्लास होगी उसको मत मिस कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।